In a group of 50 students, the number of students learning French, English, Sanskrit were found as below. ठीक है, फ्रेंच एंड इंग्लिश वाले 9 है, फ्रेंच एंड संस्कृत वाले 5 है, इंग्लिश संस्कृत वाले 4 है। फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर लर्निंग फ्रेंच ओनली, इंग्लिश ओनली, ये सब चीजें है ना। तो वेन डायग्राम से ये इजी पड़ता है। अब वेन डायग्राम में कैसे करोगे? वेन डायग्राम ले बना लो, 3 सेट ले लो इसमें, फ्रेंच, संस्कृत और इंग्लिश। ठीक है, ये हो गया मान लो फ्रेंच, ये हो गया संस्कृत, ये हो गया इंग्लिश। ये मान लो हमारा है ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी। ठीक, ए बी सी डी ई एफ और जी। ठीक है, और यू कितना दे रखा है मुझे? एन यू, यूनिवर्सल सेट में 50 है। अच्छा, जो गिवन है वो लिख लेता हूं। क्या क्या गिवन है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग फ्रेंच, एन एफ जो है वो कितना दे रखा है? फ्रेंच सीखने वाले कितने हैं? 17। अच्छा, उसके बाद इंग्लिश सीखने वाले कितने हैं? 13। और संस्कृत सीखने वाले कितने हैं? 15। ठीक है, उसके बाद फ्रेंच एंड इंग्लिश वाले कितने हैं? एफ कॉमन ई, ये कितना दे रखा है? 9। फ्रेंच एंड संस्कृत वाले ये 5 है। उसके बाद फ्रेंच एंड इंग्लिश हो गया, फिर इंग्लिश एंड संस्कृत एस कॉमन ई, ये कितने हैं? इंग्लिश एंड संस्कृत वाले 4 है। ठीक, इंग्लिश एंड संस्कृत, संस्कृत एंड इंग्लिश 4, फ्रेंच एंड संस्कृत 5, फ्रेंच एंड इंग्लिश दिस। अच्छा, फिर इंग्लिश, फ्रेंच एंड संस्कृत तीनों वाले 3 है, तो एन एफ कॉमन एस कॉमन ई, दिस इज 3। ये सब गिवन है। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब फ्रेंच वाले 17 है, इंग्लिश वाले 13 है, एन एस 15, संस्कृत वाले 15, ये पूरा 13 है, बी प्लस ई प्लस सी। तो ये जो 17 है ना, ये 17 फ्रेंच वाले हैं, मतलब ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई, ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई, दिस इज 17 है कि नहीं? ये 17 है। इसी तरह से फिर दूसरा लिख लेना है। ठीक है, तो ये सब लिखते जाओ, ए प्लस डी, बी डी और ई, ये 17 है। इंग्लिश वाले कौन से हैं? डी ई जी और एफ, डी प्लस जी प्लस ई प्लस एफ, दिस इज इंग्लिश वाले, ये 13 है। अच्छा, फिर बोल दिया संस्कृत वाले, संस्कृत वाले बी प्लस ई सी और एफ, बी प्लस ई प्लस सी प्लस एफ, दिस इज इक्वल टू संस्कृत वाले 15। अच्छा, फिर एफ कॉमन एस, फ्रेंच और संस्कृत वाले बी प्लस ई, बी प्लस ई कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। अच्छा, एस और ई, एस और ई वाले, तो ई और एफ, ई प्लस एफ कितना दे रखा है? एफ, एक मिनट रुको, एफ कॉमन ई, फ्रेंच और इंग्लिश, फ्रेंच और इंग्लिश वाले, ये तो डी प्लस ई हो गया। अभी कौन सा किया हमने? इसका लिखा, इसका लिखा, ये 3 हो गए। फिर फ्रेंच कॉमन इंग्लिश, फ्रेंच कॉमन इंग्लिश मतलब डी प्लस ई, फ्रेंच कॉमन संस्कृत था ना ये, तो पहले ये लिखो, एफ कॉमन ई मतलब डी प्लस ई, तो डी प्लस ई कितना है? 5। फ्रेंच और इंग्लिश ये है 9। ठीक है, ये 9 है। अच्छा, फिर है फ्रेंच कॉमन संस्कृत, फ्रेंच कॉमन संस्कृत मतलब बी प्लस ई, बी प्लस ई 5 है, बी प्लस ई कितना दे रखा है? 5। अच्छा, फिर संस्कृत कॉमन इंग्लिश,
संस्कृत कॉमन इंग्लिश मतलब E प्लस एफ, E प्लस एफ कितना दे रखा है 4। फिर उसके बाद तीनों का कॉमन E है, तो E किसके इक्वल है 3 के इक्वल है। ये क्या है F कॉमन S कॉमन E, मतलब ये तीनों का कॉमन E हुआ ना, तो E 3 के इक्वल है। अब हमें क्या बताना है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर लर्निंग फ्रेंच ओनली, जो सिर्फ फ्रेंच पढ़ रहे हैं। सिर्फ फ्रेंच वाले कौन से हैं, वेन डायग्राम देख के बता सकते हैं। सिर्फ फ्रेंच वाले ए है ना, ए में जो है वो ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन है ए, तो ये हुआ सिर्फ फ्रेंच वाले, तो ए फाइंड करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, ई मिल चुका है 3, पहले ये ABCDF सारे फाइंड कर लो। ई 3 मिल चुका है, तो डी कितना हो गया, डी हो गया 6, डी हो गया 6, ई हो गया 3। ठीक, डी और ई हो गए। अच्छा, ई कितना है 3, तो बी भी मिल जाएगा। बी कितना हो गया 2 हो गया, 5 माइनस यहां से बी मिल जाएगा ना, 5 माइनस ई, तो 2 हो गया। अच्छा, अब हमारे पास है डी, ई और बी, तो डी, ई और बी तीनों है, तो यहां से ए मिल जाएगा। 3 और 2 5 11, तो a इज इक्वल टू 17 माइनस 11 दैट इज 6, a आ गया 6। अच्छा, तो फ्रेंच सीखने वाले कितने थे 6, आंसर हो गया। अब मुझे कौन सा निकालना है, a आ चुका है, b आ चुका है, d आ चुका है, e आ चुका है, d e f, f नहीं आया ना b। अच्छा, तो यहां से निकाल दो, b कितना है 2, e कितना है 3, c कितना है, c नहीं निकाला अभी, f कितना है, f भी नहीं निकाला, ये हो जाएगा 15। अच्छा, b हो गया, d हो गया, e हो गया, e प्लस f आ तो गया, e प्लस f यहां से आ जाएगा ना, e कितना है 3 है, e 3 है, तो f कितना हो गया 1 हो गया, f इक्वल टू 1। ठीक, तो यहां पे f को 1 रख दो, तो यहां से c आ जाएगा, c कितना आ गया 15 माइनस 3 और 2 5 और 1 6, तो ये 9 आ गया। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, तो c कितना आ गया 9, तो a हो गया, अब b हो गया, c हो गया, d हो गया, e हो गया, f हो गया, g रह गया, तो g इक्वल टू कितना होगा 13 माइनस d कितना है 6 है, e कितना है 3 है, f कितना है 1 है, कितना हो गया 6 3 9 और 1 10, 3 हो गया, g कितना हो गया 3 हो गया। तो a हो गया, b हो गया, c हो गया, d हो गया, e हो गया, f और g। ठीक, g तक ही थे, सारे आ गए। अब पूछा इसने फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर लर्निंग फ्रेंच ओनली, तो a हुआ, तो इसका मतलब 6 आंसर हो गया। फिर सेकेंड पार्ट है इंग्लिश ओनली, इंग्लिश मतलब g, तो g कितना आ रहा है 3, तो इंग्लिश ओनली, तो g आ गया 3। ठीक है, तो 3 हो गया। f कितना हो गया, f कितना आ रहा है, ठीक है, ये 3 हो गया। ओके, अच्छा, फिर पूछा संस्कृत ओनली, संस्कृत मतलब c, तो c कितना आ गया 9, तो संस्कृत ओनली 9 आ गया। फिर पूछा है इंग्लिश एंड संस्कृत बट नॉट फ्रेंच, तो इसमें कौन सा पार्ट हुआ, वो रीजन कौन सा हुआ, इंग्लिश एंड संस्कृत वाला कौन सा है, इंग्लिश ये है, संस्कृत ये है, तो E प्लस एफ हो गया। इंग्लिश एंड संस्कृत कितना हो गया E प्लस एफ, लेकिन इसमें E प्लस एफ में E प्लस एफ हो गया मेरा संस्कृत और इंग्लिश सीखने वालों का, लेकिन फ्रेंच सीखने वाले हटाने हैं, तो F के इक्वल हो जाएगा ये। F किसके इक्वल है 1, तो 1 आंसर हो गया, बट नॉट इंग्लिश, तो 1 आंसर हो गया। ठीक है, इंग्लिश एंड संस्कृत बट नॉट फ्रेंच, तो 1 आंसर हो गया। अच्छा, इसी तरह से फिर कौन सा बोला है इसने, फ्रेंच एंड संस्कृत बट नॉट इंग्लिश, फ्रेंच एंड संस्कृत बट नॉट इंग्लिश, तो B प्लस ई हटा दो, B आंसर है, तो 2 हो गया। ठीक है, तो फिफ्थ का आंसर क्या हो गया 2 हो गया। ठीक, सिक्स्थ क्या है, फ्रेंच एंड इंग्लिश बट नॉट संस्कृत, फ्रेंच एंड इंग्लिश, तो इसमें हो गया D प्लस ई बट नॉट संस्कृत, तो E वाले तो संस्कृत भी जानते थे, वो हटा दो, तो D आंसर है, तो D मतलब
6 आंसर हो गया। ठीक है, तो 6 का आंसर कितना हो गया? 6 हो गया, 6 हो गया। ठीक, फिर क्या पूछा है? 7th क्या है? एटलीस्ट वन ऑफ द 3 लैंग्वेजेस, कम से कम एक लैंग्वेज जानते हो, ये कौन सा है? एटलीस्ट वन ऑफ द 3 लैंग्वेजेस। तो ए जो है वो सिर्फ फ्रेंच जानते हैं, बी जो है वो दोनों जानते हैं। ठीक, तो इसमें क्या करोगे? एटलीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेज में क्या करोगे? सारे ऐड कर दो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, सारों को ऐड कर दो। तो कितना आ गया? 9, 3, 12, 6, 18, 21, 23, 29 और 30। तो 7th का आंसर क्या हो गया? 30। एटलीस्ट वन ऑफ द 3 लैंग्वेज जानने वाले कितने हैं? 30 स्टूडेंट्स हैं, जो कम से कम एक लैंग्वेज तो जानते ही हैं। अच्छा, फिर नन ऑफ द 3 लैंग्वेजेस, तो 50 यू माइनस एन यू माइनस एन एटलीस्ट वन लैंग्वेज वाले। ठीक, तो ये कितना हो गया? 50 माइनस 30, तो डेट इज 20। 20 एक्चुअली ये वाले हैं, ये वाले। ठीक, तो 20 कौन से हो गए? 50 माइनस 30। ठीक, फिर उसके बाद पूछ लिया एग्जैक्टली वन लैंग्वेज जानने वाले। तो ये ए सिर्फ फ्रेंच जानते हैं, और सी सिर्फ संस्कृत जानते हैं, जी सिर्फ इंग्लिश जानते हैं। तो ए प्लस सी प्लस जी हो गया। 8th का आंसर, 9th का आंसर क्या हो गया? एग्जैक्टली वन लैंग्वेज जानने वाले कितने हो गए? ए प्लस सी प्लस जी। तो ए कितना है? 6, सी कितना है? 9, जी कितना है? 3। तो 12 और 6 18 आंसर। ठीक है, एग्जैक्टली वन लैंग्वेज जानने वाले कितने हैं? 18। एग्जैक्टली 2 लैंग्वेज जानने वाले कितने हैं? बी जो है वो फ्रेंच और संस्कृत जानते हैं, तो बी हो गया। फ्रेंच और इंग्लिश जानने वाले ये भी एग्जैक्टली 2 डी है, तो बी प्लस डी प्लस एफ हो गया। 10th का आंसर क्या है? बी प्लस डी प्लस एफ, मतलब 2 प्लस डी, 6 प्लस एफ 1। तो कितना हो गया? 6, 2, 8 और 1, 9 इज द करेक्ट आंसर। एग्जैक्टली 2 लैंग्वेज जानने वाले कितने हैं? 9। तो इसलिए इसको हम वेन डायग्राम से करते हैं तो इजी पड़ता है। ठीक, वैसे हमें पता होना चाहिए, अगर मान लो 4 लैंग्वेज सीखने वाले होते हैं तो चौथा जो बनाते हैं वो और टफ हो जाता है वेन डायग्राम पे भी। तब उस केस में हम क्या करते हैं? वेन डायग्राम से अवॉइड करते हैं। तो हम कैसे करेंगे? वैसे तो बना सकते हैं उसका 4 का भी। 4 का कैसे बनाएंगे? तो इसके ऊपर ओवरलैप करवाएंगे। ठीक, लेकिन 4 का टफ पड़ता है इसमें वेन डायग्राम से भी। तो अब हमें हर पोर्शन का पता होना चाहिए। जैसे ये सी है, इसको क्या बोलेंगे? या ये ए है, ए को, ये जो ए है सिर्फ फ्रेंच जानने वाले, इसको कैसे हम मैथमेटिकल लैंग्वेज, सेट की लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? एफ कॉमन एस कॉम्प्लीमेंट कॉमन ई कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो ये ए को हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो सिर्फ फ्रेंच जानने वाले हमें चाहिए, तो मुझे ये निकालना पड़ेगा एन ऑफ दिस। फिर इसमें हम जो प्रॉपर्टीज थी सेट्स की, कॉमन वाली और वो, उनका यूज करेंगे। जैसे इसको क्या लिखेंगे फिर हम? एन एफ कॉमन, इसको ऐसे लिख सकता हूं एस कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, और ये कॉमन ई कॉम्प्लीमेंट। ठीक, यहां पे डी मॉर्गन्स लॉ भी लगा सकता हूं, एन एफ कॉमन ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन बी कॉम्प्लीमेंट जैसा हो गया ना। तो इसको कैसे लिख सकता हूं? एस यूनियन ई और इस सारे का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब इसको कैसे लिख सकता हूं? ए कॉमन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता था? ए कॉमन बी कॉम्प्लीमेंट, ए माइनस मतलब एफ माइनस हो जाएगा, एफ माइनस एफ कॉमन एस यूनियन बी। ये सारा इसके इक्वल हो गया। ठीक, क्योंकि ए कॉमन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता था? ए माइनस ए कॉमन बी। तो ए कॉमन बी यहां पर क्या है? एस यूनियन ई है। अब इसमें फिर से प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। ये कितना हो गया? एफ कॉमन एस यूनियन एफ कॉमन ई। ठीक, ये लिखना पड़ेगा एफ माइनस दिस। अच्छा, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक,
एफ कॉमन इज दिस, ठीक। तो इसको ट्राई करना पूरा, ये बिना वेन डायग्राम के है, तो बहुत ये भी इजी पड़ता है, इसलिए कोई टफ नहीं है, ये भी सिर्फ प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ता है। तो अगर नहीं आएगा तो पूरा फिर मैं बताऊंगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ए माइनस एफ कॉमन एस कॉम्प्लीमेंट वाला होकर के। अच्छा, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं इसको। एक तो ये डी मॉर्गन्स का लॉ का मैंने बता दिया, और दूसरा तरीका क्या बन सकता था, ए कॉमन, इस पे सीधा ही प्रॉपर्टी लगा दो, ठीक है। मतलब यहां पे तो हमने क्या मान लिया, एस कॉम्प्लीमेंट कॉमन ई कॉम्प्लीमेंट को एक सेट मान लिया बी, तो एफ कॉमन बी कॉम्प्लीमेंट होता है एफ कॉमन, ये जो बी है, ये जो बी है, इस पे हमने डी मॉर्गन्स लॉ लगा दिया। ऐसे ना करके यहां पे डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। कैसे, इससे भी हो जाएगा और प्रॉपर्टी वाले से भी हो जाएगा। कैसे, एन एफ कॉमन एस कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, एफ कॉमन, इसको ऐसे मान लिया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एफ कॉमन एस कॉम्प्लीमेंट, फिर कॉमन आ गया, फिर एफ कॉमन ई कॉम्प्लीमेंट, ठीक, ये आ गया। फिर इसके बाद एफ कॉमन एस कॉम्प्लीमेंट, फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं, और इसको एक बार ट्राई करना, सॉल्व करना, नहीं आएगा तो बताऊंगा, ठीक। ये बिना वेन डायग्राम के तरीका है, ठीक है। तो इस तरह हम इसको सॉल्व कर लेते हैं।